जब आपका काम, आपका जो अंतिम यात्रा खामनेई की समाप्त नहीं हुई है, उसी के बीच में आप आकर के इस प्रकार के हमले कर देंगे। 2 दिन बाद भी ये किया जा सकता था, हम्म। लेकिन ये उन्होंने किया, जिसका जवाब अमेरिका ने दिया। लेकिन सर द परिणाम मैं पॉइंट आपको इज बताना वाई। चाहता हूं, वो ये है, एक लाइन और हाँ जी। साक्षी, बस। परिणाम यह है कि जो विश्व की ओपिनियन जो उस 40 दिन के युद्ध के बाद ईरान की तरफ बढ़ रही थी, वो आज कहीं ना कहीं उससे दूर हो रही है। तो लेकिन सर सवाल यहां पर ये खड़ा होता है ना कि आखिरकार ईरान ने ऐसा क्यों किया, ईरान ऐसा कर क्यों रहा है, जब ईरान को पता है स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो अमेरिका भी एक मजबूत मजबूत नेशन है और उसके साथ में तो इजराइल भी खड़ा है। वहीं ईरान के साथ भी हालांकि जो दूसरे देश हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो चाइना हो या फिर वो साथ साथ में दूसरे अन्य देश हो जिसमें रशिया जैसे बड़े देश का भी नाम शामिल है। कर्नल यूएस राठौर फिलहाल इस पूरी जंग को कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि अब एक बात तो साफ हो गई है कि कोई भी देश अगर एक हफ्ते 2 दिन 3 दिन या आज भी आकर इन दोनों में से कहता है कि हम एक बार फिर से डिप्लोमैटिकली चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो पूरे विश्व के लिए यकीन करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। देखिए साक्षी, ऐसा है कि 3 राउंड अटैक अमेरिका कर चुका है और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत का दौर जो है ओमान और कतर में जारी है और उसके बाद भी कतर के ऊपर इन्होंने हमले किए। अब आती है बात कि यहाँ से युद्ध कहाँ जाएगा। यहाँ से अभी किसी को ये डिल्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये युद्ध भड़क चुका है और इसमें और अब इजराइल की भी आपको शिरकत नजर आने लगेगी। जिस तरीके के अटैक अमेरिका कर रहा है वो मोस्टली कोस्टल सिटीज पर और कोस्टल मिलिट्री टारगेट्स पे कर रहा है। आपने बंदर मशहर का नाम लिया, खुजिस्तान प्रोविंस में है, जो कि खर्ग आइलैंड और बुशर के इलाके में एयर डिफेंस देखता है। वहां से लेकर के आप कोनारक तक आए, साउथ ईस्टर्न ईरान जो कि चबार के पास पड़ता है, इन सारी जगहों पे जो भी टारगेट थे सब पर अटैक हुआ। ये तो एक है जो कि एरोप्लेन से और ड्रोन से हो रहे हैं। साथ में खबर अब ये आई है कि अमेरिकन फोर्सेस हाइमार्स का इस्तेमाल कर रही हैं। हाइमार्स रॉकेट सिस्टम है, लैंड बेस्ड सिस्टम, तो जाहिर सी बात है वो बहरीन से, कतर से, ओमान से, इन जगहों से फायर हो रही, सऊदी अरेबिया से, तो उन्होंने उसको भी उतारा हुआ है। इस सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि हॉर्मुज का कंट्रोल किसके पास रहेगा। ईरान किसी तरीके से हॉर्मुज को छोड़ना नहीं चाहता, अमेरिका उसे पकड़ने के लिए अपने ट्रुप्स कमिट नहीं करना चाहता और इसी उपापोह में हॉर्मुज नाम की एक समस्या का जन्म हो गया। जब तक कि अमेरिका जब ये मेमोरेंडम साइन हो रहा था अंडरस्टैंडिंग का, तब दोनों ही देशों को कहीं ना कहीं पता था कि हमला किसी भी तरफ से किया जा सकता है, या कहीं ना कहीं इनको भी पता था, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका को, कि हम भी हमला करेंगे। यानी कि हाइमर्स मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया, पहले से वेल प्रिपेयर्ड ये लोग थे। जो 28 दिन का टेन्योर था, जब ये सब लोग वेट कर रहे थे कि 60 दिन पूरे हो जाएंगे तो आगे की बातचीत को अंजाम दिया जाएगा, उन सब चीजों को ऑन ग्राउंड किया जाएगा जो कि पैक्ट में लिखी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध के लिए भी दोनों देश प्रिपेयर कर रहे थे। आप दोनों बने रहिए सर हमारे साथ में। इस बीच अमेरिका और ईरान वॉर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। बहरीन की ओर से ईरान के ऊपर अटैक किया गया है। ईरान की ओर से हाइमर्स मिसाइल दागी गई है और अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि हाइमर्स मिसाइल का इस्तेमाल होने लगा है। ईरान की ओर से रॉकेट आर्टिलरी इसके जरिए फायर किया गया है। अब आप देखिए कि ईरान ने अब हाइमर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और ईरान लगातार जो रॉकेट आर्टिलरीज हैं उनके जरिए फायर भी कर रहा है। यानी कि ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम तो एक्टिव किए ही हैं, साथ साथ में अन्य रॉकेट्स को भी मैदान में उतार दिया है। ईरान पर हमलों के बीच में यूएस के जो रक्षा मंत्री हैं उनका बयान सामने आया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अब धमकी दे दी है। ईरान ने अगर गलत फैसला किया तो पीट हेग्सेथ ने कहा है कि उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि अमेरिका हमले भी कर रहा है और अमेरिका ये एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि अगर ईरान हमले करेगा तो हम भी आगे भारी कीमत इसकी ईरान को मजबूर करेंगे कि वो चुकाए हमें। इस बीच बम धमाकों की जो आवाजें हैं वो लगातार सुनाई दे रही हैं। आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं जहां पर अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ लगातार एक्टिवली पोस्ट करते आए हैं ईरान को लेकर। एक बार फिर से उन्होंने धमकी भरे लहजे में यहां पर पोस्ट किया है। मेजर जनरल माथुर, फिलहाल ये पोस्ट सामने आ गया है, एक बार फिर से धमकियों का दौर शुरू हो गया है। ईरान ने अगर गलत फैसला किया
तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं ईरान की तरफ से मुश्तबा खामेनी की तरफ से कहा गया कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। धमकियों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। कितना सीरियसली इन धमकियों को लिया जाए दोनों की तरफ से? देखिए, एक बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ये धमकियों का जिस प्रकार का दौर चालू हो गया है दोनों तरफ से। देखिए, एक चीज मैं बताता हूं, जिस प्रकार का सैलाब, जन सैलाब उमड़ करके खामनेई के अंतिम संस्कार में आया, उससे उन्माद उन्माद हुआ है। और शायद आईआरजीसी की अतिवादी सोच को ये लग रहा है कि ईरान की जनता चाहती है कि इसका बदला लिया जाए। आप याद करिए वो जो पोस्टर्स लगे हुए थे कि विल किल ट्रम्प, दिस दैट एंड द अदर, तो वो तमाम चीजें इनको कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, इसलिए वो धमकी दे रहे हैं कि खून का बदला खून और आंख का बदला आंख, व्हाटएवर। तो मेरा ये मानना है कि ये जो शुरुआत इस बात की हुई है, और साथ साथ देखिए अमेरिका नहीं चाहता कि ये पूरी तरह फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील हो, इसीलिए वो बार बार कह रहा है कि हमले होते रहेंगे, सीज फायर नहीं रहेगा, लेकिन बातचीत टेक्निकल लेवल के ऊपर या जिस भी लेवल पे होनी है वो चलती रहे। क्योंकि अब देखिए साक्षी, इवेंचुअली इसका सोल्यूशन नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर ही निकलेगा। गोला बारूद से इसका सोल्यूशन निकलने वाला है नहीं, और सोल्यूशन नेगोशिएटिंग टेबल्स पे तब निकलेगा जब आप कोर इश्यूज को एड्रेस करेंगे, और उन कोर इश्यूज के ऊपर दोनों पक्ष जो है लचीलापन दिखाएंगे। आप देखिए वो कोर इश्यूज हैं, न्यूक्लियर इशू है, उनका मिसाइल टेक्नोलॉजी का इशू है, प्रॉक्सीज का इशू है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इशू है। इन इश्यूज के ऊपर कोई कंक्रीट जो चीज थी वो उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में नहीं थी, और यही वजह थी कि आज परिस्थितियां हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। आपको इस बात को मैं आपको बता सकता हूं साक्षी, कि ईरान को अपना एक नाजायज जो कब्जा जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं उसके स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर रहे, उसे छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये समस्या का समाधान नहीं होगा। जो लैंग्वेज है, जो रिटेलिएशन मोड है, जो ईरान के बयान सामने आ रहे हैं, या और इवन वहां के जो सिटीजन्स हैं उनकी मानसिकता को अगर समझें, तो अगर ईरान ने ये छोड़ दिया तो पूरी अगेंस्ट हो जाएगी ईरान की जनता, क्योंकि ईरान की जनता भी नहीं चाहती है कि कहीं भी जाकर ईरान अपने घुटने टेके। यही कारण है कि ईरान की जो लीडरशिप है वो लगातार जो जंग के मैदान में है वो अड़ी हुई है। सर, यूएस राठौर सर, फिलहाल आगे किस तरीके से देखें, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ईरान फ्रंट फुट पे आके शायद ना खेले, ईरान लाल सागर में हुतियों को उतार दे और नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह को उतार दे, और ये जो वॉर है दोनों तरफ से इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। जी हाँ साक्षी, एक छोटा करेक्शन जरूर करना चाहूंगा आपके सवाल का जवाब देने से पहले। हाइमार्स जो है वो अमेरिकन इक्विपमेंट है, अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, ईरान नहीं कर रहा है जी। दूसरी बात यह है जो आप कह रहे हैं कि अभी यहां से ईरान की जनता चाहती है कि हार्मुज पे नियंत्रण हो। ईरान की जनता नहीं चाहती है कि हार्मुज पर नियंत्रण हो। अगर हार्मुज ईरान खोल भी देता है तो पहले जैसी परिस्थिति पैदा करने में ईरान को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। केशम द्वीप है, या बाकी छोटे हार्मुज द्वीप है, लारक द्वीप है, ये सब उसी के कब्जे में। वो अपनी आप डिफेंस वहां मेंटेन करिए, लेकिन हार्मुज को खोल दीजिए। लेकिन हार्मुज को इसलिए नहीं खोल रही वहां की जनता, वो जो सरकार जानते हैं कि इससे हमें लिवरेज मिलता है। यहां पर एक सबसे बड़ी बात आती है कि ईरान की जनता का ये उन्माद नहीं है कि आप युद्ध को खींचें। ईरान की जनता आदर की वजह से या कोएर्शन की वजह से जरूर सड़कों पर आई थी, लेकिन ईरान की जनता कतई नहीं चाहती कि यह युद्ध लंबा खींचे और उनकी दुर्गति हो। ये आईआरजीसी के लोग मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने भी बदले का आह्वान कर दिया है। अब ये सबसे बड़ी बात यहां पर है कि आप देखें, अमेरिका के साथ लेबनान की पीस टॉक चल रही है। अगर पायलट जोन में इजराइल चला आता, उसका मतलब क्या है? वो इजराइल को फ्री करना चाहते हैं ताकि ईरान के ऊपर अटैक में इजराइल मदद करे। तो यहां ऐसा नहीं है कि ईरान सिर्फ बैंड एड टाइप अटैक करने वाला, थोड़ा थोड़ा फर्स्ट एड लगाता रहेगा। फुल फ्लेज अटैक शुरू हो जाएंगे ईरान में, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। कह रहे हैं ईरान की जनता नहीं चाहती युद्ध खींचना। जनता तो अमेरिका और इजराइल की भी नहीं चाहती है कि इस तरीके से उनके शहरों के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर अटैक किया जाए, और जो सिविलियंस के टैक्स का पैसा है, जो जनता के लिए इस्तेमाल होने वाला पैसा है, वो इस तरीके से जंग में खून के साथ में बहा जाए। बने रहिए सर हमारे साथ। इस बीच ईरान पर हमलों के बीच में यूएस कमान का एक बयान सामने आया है। कमर्शियल जहाजों के ऊपर हमले के बाद में पलटवार किया गया है। ईरान ने कमर्शियल जहाजों के ऊपर हमला किया था, यह अमेरिकी कमान के द्वारा कहा गया है और बाकायदा पोस्ट किया गया, जो कि आप देख रहे हैं।
अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर का हमला किया है। हमले का तीसरा दौर शाम 7:15 बजे शुरू किया गया। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा है कि ईरानी हमलों के बाद इस बार एक सिविलियन क्रू मेंबर लापता है। कमांड का यह कहना है कि ईरान को एमओयू का पालन करने का एक और मौका दिया गया था, लेकिन वो फिर से नाकाम रहा। मेजर जनरल अनुज माथुर ये तो सीधा बता दिया है सेंटकॉम ने कि ईरान को मौका हमने दिया था, हम टेबल पर आए थे, एमओयू साइन हुआ था, लेकिन ईरान ने इसका पालन नहीं किया। बाकायदा एक सिविलियन क्रू मेंबर लापता बताया जा रहा है। देखिए साक्षी, बिल्कुल सही बात है। ईरान के पास ऐसा बेहतरीन मौका था। मैं क्यों कह रहा हूं बेहतरीन मौका था? 47 वर्षों से जो आपके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, आपका खरबों डॉलर जो है काफी देशों में फ्रोजन था। आपको 300 बिलियन डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन का इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको दिया जा रहा था, और लड़ाई बंद होने की परिस्थिति हो गई थी। इस मौके को मेरा मानना है कि भुनाना चाहिए था। आप बिना बात में वहां पर इस मुहालते में रहे, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार का ऑरा बिल्ड किया जाता है, लोगों ने, बाकी कुछ देशों ने, कुछ पाकिस्तान जैसे देशों ने जिन्होंने कहा कि ईरान की जीत हमारी जीत है, उन लोगों ने ऐसा बना दिया कि अमेरिका को तो ईरान कभी भी तहस नहस ध्वस्त कर सकता है। तो जब ये चीज उनके दिमाग में बैठी, तो जो अतिवादी विचारधारा आईआरजीसी की है, वो कहीं ना कहीं इसके आड़े आई। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज की परिस्थिति में इंटरनल डायनेमिक्स जो है ईरान की, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, तो एक प्रकार से वो एसेंडेंसी थी पॉलिटिकल सिस्टम की, कि पॉलिटिकल लीडर जो है, पेजेश्कियान हो, गलीबाफ हो या रागची हो, वो जाकर के ईरान के बिहाफ पर वो एक निर्णय लेकर के और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करके आए। तो ये आईआरजीसी की जो जिहादी विचारधारा है, उसको लगा कि शायद ईरान का जो कंट्रोल है वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम इस चीज को मानेंगे नहीं, और यहाँ पर कुछ ना कुछ उन्होंने इस तरीके का शगुफा करने की कोशिश करी। ये तो बहुत ही फुल स्टेप हुआ ना, जो कि ईरान की तरफ से लिया गया। पहले आप ही टेबल पर आए थे, आप ही दोनों ने यहाँ पर सहमति के साथ में एमओयू को साइन किया था, उसके बाद में आपने ही अटैक कर दिया, आप ही वापस से आयतुल्लाह खामेनी की मौत का बदला लेने के ऊपर आ गए। चर्चा करेंगे इसके ऊपर सर, लेकिन इस बीच जीएफएस गैलेक्सी जहाज पर ईरानी हमले का दावा सामने आया है। आपको बता दें कि साइप्रस के झंडे वाला एक कंटेनर जहाज जीएफएस गैलेक्सी हॉर्मुज के दक्षिणी इलाके से गुजरते वक्त हमला किया गया। हमले के बाद में एक सिविलियन क्रू मेंबर लापता बताया जा रहा है, जिसका जिक्र अभी फिलहाल किया भी गया था पोस्ट में। हमले के बाद जहाज पर आग लग गई, इंजन में नुकसान हुआ है। हॉर्मुज में जीएफएस गैलेक्सी पर ईरान के हमले के बाद ही यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी कि यूकेएमटीओ सेंटर ने यह कहा है कि जहाज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते क्रू ने उसे छोड़ दिया। रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही है कि लाइफ बोट पर जो क्रू था वो सवार हो गया, लेकिन फिलहाल एक क्रू मेंबर अभी भी लापता बताया जा रहा है। जीएफएस गैलेक्सी इस जहाज का नाम बताया जा रहा है। और इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया है। ईरान ने कई सारे जहाजों पर वार्निंग शॉट्स भी दागे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का अब जो चुनौती है, जो धमकी है ईरान की, वो खुली सामने आ गई है। अमेरिका के हमले रोकने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ये लड़ाई आकर रुकती हुई नजर आ रही है। ईरान ने फिर से अपना जो हथियार था उसका इस्तेमाल किया है। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि पहले ईरान ने हमला किया। हमला पहले ईरान करता है, अमेरिकी जहाजों को टारगेट करता है। ब्रिटेन का भी एक जहाज यहाँ पर टारगेट किया है। एक जो क्रू मेंबर है वो भी मिसिंग बताया जा रहा है। लेकिन उस सब के बीच में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद हो गया है, यानी कि न केवल अमेरिका को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, बल्कि भारत समेत अन्य देशों के ऊपर भी इसका जो इफेक्ट है वो नजर आएगा। अब फारस की जंग में तीसरा राउंड क्या है, उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। आईआरजीसी ने डोनाल्ड ट्रंप की मांग के बाद में अटैक किया, यह कहा जा रहा है। ट्रंप ने ईरान से हॉर्मुज को लेकर एक गारंटी मांगी थी। लगातार हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा हो जाए। जहाजों के सुरक्षित गुजरने की मांग की गारंटी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मांगी गई थी कि ईरान से जो हमारा जहाज गुजरेगा या कोई जहाज गुजरेगा तो वो सेफली सिक्योरली उस पैसेज से जा सके। आईआरजीसी ने कहा था कि अगले आदेश तक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
बंद है, ये फिलहाल अभी का निर्णय लिया गया है। अमेरिकी दखलंदाजी खत्म होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद रहने वाला है, ईरान ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने भी बीती रात कई सारे अटैक किए हैं, कई बड़े शहरों को निशाना बनाया है और ओमान के दिए गए रास्ते से जो तमाम जहाज हैं वो गुजरते रहेंगे, ये भी ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया है। ओमान के दक्षिणी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर अब निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा था। उसके बाद अब ईरान ने कहा है कि जो रास्ता ओमान की तरफ से निकाला गया है, आप हमारे रास्ते से निकलिए, अगर वो रास्ता बंद है तो आप मत निकलिए, नहीं तो आपके ऊपर भी टारगेटेड अटैक किए जाएंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर, फिलहाल क्या अब इस धमकी के आने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, आप ओमान का रास्ता ले लीजिए, अमेरिका कह रहा है ओमान का रास्ता अगर आप लेंगे तो ईरान आपके ऊपर अटैक कर देगा, यानी कि एक बार बात तो वहीं जाके खत्म हो गई कि पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, देखिए ईरान का एकमात्र जो लीवरेज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और ये मैं मानता हूं कि ईरान किसी कीमत पर उस लीवरेज को अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। अगर आपने कोई एक ऑल्टरनेटिव नेविगेशन का रूट ढूंढ लिया और उससे सुचारू रूप से आपका आवागमन शुरू हो गया एनर्जी के चीजों का और बाकी शिप्स का, तो वो ईरान के पास जो लीवरेज है वो नहीं रहेगा। इस वजह से हालांकि मेरे हिसाब मुताबिक ये जो दूसरे देश के टेरिटोरियल वाटर्स में आकर के आप हमले कर रहे हैं, ये नाजायज है। लेकिन परिस्थिति आज जो युद्ध की परिस्थिति है, और युद्ध की परिस्थिति में जायज क्या है और नाजायज क्या है, ये हम सब जानते हैं कि ऑल इज फेयर एंड दिस एंड दैट, तो वो समझने की आवश्यकता है। तो मेरा यह मानना है कि जब तक यहाँ पर कोई बातचीत से कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक ईरान जो है यहां से किसी भी मूवमेंट को होने नहीं देगा। ये बात करने की है आवश्यकता है। तो अब क्या है कि उनके ऊपर प्रहार, या तो उनको मिलिटरीली इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाए कि वो वहां पर इस सिचुएशन में ना रहें कि वो इस चीज को बाधित कर सकें, जो कि होना आसान नहीं है। देखिए, एक पैटर्न है जो हमले अमेरिका ने किए हैं तीसरे राउंड में, और वो पैटर्न इस चीज को दिखाता है कि वो तमाम उन जगहों को एंगेज करने की कोशिश की है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करते हैं, और जो उनकी नेवल उनकी जो मस्कीटो फोर्स है, जो उसके कंट्रोल सेंटर्स हैं और जो उनके एयर डिफेंस सेंटर्स हैं, वहां पर जाकर के हमले करने का प्रयास किया गया है, ताकि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंटरफियर करने की कैपेबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया जा सके। तो ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। पे दोबारा आ गए हैं, उम्मीदें काफी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार एटलीस्ट उसको छोड़ दिया जाए, उसको इंपैक्ट ना किया जाए, और एमओयू में भी बकायदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिक्र किया गया था कि सुरक्षित जो जहाज हैं उनको निकलने दिया जाए, उनको सुनिश्चित किया जाए। यूएस राठौर सर, फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक बार फिर से बंद होने की वजह से वो भी नहीं पता कब तक के लिए बंद हुआ है, ये भी नहीं पता कि आगे ये लोग कब डिप्लोमेटिकली बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, कब वो खुलेगा और दोबारा से जहाजों का आवागमन जो है वो शुरू किया जाएगा। एज एन इंडिया पे आगे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले रिपल इफेक्ट और अब डायरेक्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था इस वॉर के शुरू होने की वजह से। फरवरी से लेकर अब जुलाई शुरू हो गया है, मिड जुलाई तक आ गए हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक जो नुकसान की भरपाई है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। साक्षी, कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने एनर्जी सोर्सेस के अल्टरनेटिव ढूंढ रखे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद जरूर थी कि हॉर्मुज खुलेगा, वॉर बंद होगा, तो हम फिर से पर्शियन गल्फ से अपनी गैस और क्रूड ऑयल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले करके आएंगे। वो न होने से हमें इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारे अल्टरनेट जो सोर्सेज हैं वो दूर हैं और वो हमको महंगे पड़ते हैं। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ हॉर्मुज के बारे में, ओमान ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है कि हम कोई टैक्स लेंगे। हॉर्मुज को न खुलने की सूरत में ओमान कब तक सारे जहाजों को अपने टेरिटोरियल वाटर से जाने देगा? नहीं जाने देगा, क्योंकि वो तो एक एडिशनल बर्डन है, छोटा सा पोर्ट है। जो इंटरनेशनल लेन्स हैं जब तक नहीं खुलेंगी, जिनमें माइंस लगी हैं और ईरान का दखल है, से पोर्टल से जहाज अगर गुजरते हैं, ईरान ने तो वहां पे भी कह दिया है ना कि अगर आपने हमारा रास्ता ना चुन के ओमान का रास्ता चुना तो हमको अटैक कर देंगे। आप सही कह रही हैं, वही बात है कि वहां पर ओमान क्या शांति काल में जाने देगा? बिना पैसे लिए क्यों जाने देगा? ओमान इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरनेशनल वाटरवेज कौन खोलेगा? ईरान को कौन डिसिप्लिन करेगा कि वो अटैक ना करे? ये अमेरिका की जिम्मेदारी है, आखिर युद्ध इन्होंने ही शुरू किया था। तो अब क्यों अपनी चीज से मुकर रहे हैं? बिना मिलिट्री एक्शन के, बिना एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट के ये ईरान मानने वाला नहीं है हॉर्मुज के लिए।
अभी यही टाइम है कि नेटो की या इंटरनेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए और जो कि हॉर्मुज को खुलवाए। एब्सोल्युटली सर, दिस इज द हाई टाइम, क्योंकि लगातार ये तो एमओयू साइन हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, फेल हो रही है, दूसरे देशों में जाके बातचीत हो रही है, फेल हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, फिर बातचीत फेल हो जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अमेरिकी हमलों के बाद में ईरान का एक पलटवार सामने आया। यूएई की ओर से ईरान ने मिसाइल्स दागी है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन मिसाइल्स के जरिए यहां पर अटैक किया गया है। मिसाइल और ड्रोन से यूएई की ओर हमले किए गए हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने हमलों की पुष्टि भी की है, कंफर्मेशन भी आ गया है। हमलों के चलते यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। यूएई में अभी भी कहा जा रहा है जो हमलों की आवाजें हैं वो नॉन स्टॉप सुनाई दे रही हैं। बाकायदा ईरान के ऊपर प्रहार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। फिलहाल जो इमरजेंसी सायरन्स हैं वो सुने जा रहे हैं। अमेरिकी हमलों के रिटेलिएशन में ही ईरान ने एक बार फिर से ये सब कुछ शुरू किया है। इससे पहले भी जब फरवरी में पहला अटैक किया गया था अमेरिका और इजराइल के द्वारा संयुक्त तौर पर ईरान पर, ईरान ने रिटेलिएशन में, क्योंकि ईरानी मिसाइल्स अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती हैं, इसीलिए जो यूएई है वहां पर मिसाइलें दागी थी, जो दूसरी मुस्लिम नेशंस है वहां पर मिसाइलें दागी थी, जो कि अमेरिका के फ्रेंडली नेशंस है। सबके बीच में IRGC यानी कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कुवैत में अमेरिकी ठिकानों के ऊपर निशाना सामने आया है। ईरानी ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला होने का दावा किया जा रहा है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम एक बड़ा और महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम है और डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त करने की जो रणनीति है अब फिलहाल बनाई गई है। गोला बारूद का डिपो, रडार सुविधा पर हमला किया गया है। IRGC से जुड़ी हुई एजेंसी ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। यानी कि एक तरफ जहां सेंटकॉम अलग अलग दावे कर रहा है, अमेरिका अलग अलग वीडियोस जारी कर रहा है। सेंटकॉम ने भी वीडियो जारी किया कि हमने ईरान के ऊपर कैसे हमला किया, ये दिखाने के लिए कि हम इस युद्ध में आगे हैं। वहीं ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा भी वीडियो जारी किए जा रहे हैं और डिफेंस सिस्टम्स तक के ऊपर हमले का जो दावा है वो किया जा रहा है। ईरानी हमलों के बाद में बहरीन में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। अमेरिकी नौसेना के अड्डे से ये धुआं उठता हुआ नजर आया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरानी हमलों की ये तस्वीर सामने आई है जहां पर ईरान ने अमेरिका के बेसिस को अटैक किया है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को ईरान अब अटैक कर रहा है। तो ईरानी हमलों के बाद में बहरीन में भी धुआं उठता हुआ नजर आया। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे से ये धुआं उठता हुआ नजर आया है। आपको तस्वीरें हमने दिखाई। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अब बदले की कसम खा ली है। यानी कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामेनी, उन्होंने बदले की कसम खाई है। खून का बदला खून होगा, मुज्तबा खामेनी ये कहते हुए नजर आए। हालांकि देखिए, पिता की मौत के बाद यानी कि आयतुल्लाह खामेनी 28 फरवरी को जो हमला हुआ था अमेरिका और इजराइल के द्वारा संयुक्त तौर पर, उसमें मारे गए थे। परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए थे। उसके बाद से मुज्तबा खामेनी को कमान सौंप दी गई थी, लेकिन मुज्तबा खामेनी अब तक सामने नहीं आया। हालांकि एक बार फिर से उनकी धमकी सामने आई है। फिलहाल ये जंग शुरू हो गई है, कब खत्म होगी, क्या कुछ डिप्लोमेटिकली होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, जिसके आसार अभी दूर दूर तक नजर तो नहीं आ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर और US राठौर सर कर्नल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।